नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम और आज वर्ल्ड एसएमई डे है और इस खास मौके पर TV9 नेटवर्क लेकर आया है वर्ल्ड एसएमई डे कॉन्क्लेव। स्टेट ऑफ द आर्ट कॉन्क्लेव, न्यू नॉर्मल में न्यू टेक ड्रिवन इनिशिएटिव के साथ ये खास कॉन्क्लेव जो अपनी तरह का पहला ऐसा कॉन्क्लेव है। SMEs are the real engines of growth and they play a significant role in the economic development of the country. This sector has emerged as highly vibrant and dynamic sector of the Indian economy. यानी SMEs देश की असल बैकबोन, देश की इकोनॉमी की असल बैकबोन है। लेकिन कोरोना महामारी ने काफ़ी कुछ बदला है। SMEs भी इससे अछूते नहीं हैं। कोरोना से पहले और कोरोना के बाद दुनिया भर में बिजनेस करने के तौर तरीके भी बदल गए। कोरोना के बाद जिस तरह से बिजनेस के डायनेमिक्स बदल रहे हैं, ऐसे में खुद को बदलना भी जरूरी हो गया है, क्योंकि आज हमें सिर्फ भारतीय कंपनियों से ही नहीं बल्कि विदेशी कंपनियों से भी मुकाबला करना है। आज हमारे साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जुड़ेंगे और एसएमई सेक्टर के कई दिग्गज भी आज इस कॉन्क्लेव का हिस्सा होंगे। महेंद्र शाह मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वी ट्रांस इंडिया के, आशीष चौहान साहब MD एंड CEO BSE जुड़ रहे हैं, आदित्य शाह एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वी ट्रांस इंडिया, विनीत अग्रवाल साहब प्रेसिडेंट हैं एपेक्स इंडस्ट्री बॉडी एसोचैम, संजय अग्रवाल चेयरमैन एंड CEO पैरामाउंट केबल्स एंड प्रेसिडेंट PhD चैम्बर्स, श्रीकांत सोमानी चेयरमैन CII नेशनल MSME काउंसिल एंड CMD सोमानी सेरेमिक्स, राजीव कुमार पाठक साहब बिजनेस हेड उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, संजय काटकर ज्वाइंट MD एंड CTO क्विक हील टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, रौनक शाह साहब हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वी ट्रांस इंडिया के, और हमारे साथ सूरज पांडे जी भी होंगे, MD एंड फाउंडर ACME इंडिया हैं। वर्ल्ड एसएमई डे कॉन्क्लेव की शुरुआत करें इससे पहले आइए देखते हैं कैसे TV9 नेटवर्क SMEs को एम्पावर कर रहा है। SMEs यानी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ये भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। देश को सशक्त बनाने में इनका अहम योगदान है। GDP का पहिया हमेशा आगे बढ़ता रहे, इसलिए 6 करोड़ से ज्यादा SMEs बिना रुके बिना थके अपना काम करते हैं। ये एक बड़ी आबादी के लिए रोजगार के मौके भी उपलब्ध करवाते हैं। देश की GDP में SME सेक्टर का योगदान 29% का है, जबकि निर्यात में क्षेत्र का हिस्सा 48% है। साल 2020 में जब पूरा देश कोविड की चपेट में आया तो SME सेक्टर भी बुरी तरह प्रभावित हुआ। ऐसे मुश्किल वक्त में TV9 नेटवर्क ने SMEs के लिए एक पहल शुरू की। हमने ऐसे एंटरप्रेन्योर्स की सक्सेस स्टोरी दिखाई जिन्होंने कठिन चुनौतियों का सामना किया और अपने कारोबार में सफलता हासिल की, जिससे उनकी कामयाबी की कहानी दूसरों के लिए प्रेरणा बन सके। इस कड़ी में 100 से ज्यादा SMEs हमारी इस पहल से जुड़े। I think it is a very exciting time for entrepreneurs. Digitalization will be taking many new forms. आपको सलूशन देना पड़ेगा एक अपने प्रोस्पेक्टिव ग्राहक को, ताकि उसको कुछ बेनिफिट हो आपकी चीज को इस्तेमाल करके। अगर आप ईमानदारी के साथ अपनी मेहनत और लगन में लगे हुए हैं तो आप जरूर कामयाब होंगे। SMEs के साथ साथ पॉलिसी मेकर्स भी TV9 नेटवर्क की मुहिम का हिस्सा बने। MSME क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ में उनका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है और एग्रीकल्चर को छोड़ करके ये सबसे बड़ा सेक्टर है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए। टेक्नोलॉजी के द्वारा ही ये ग्रोथ इंजन को आगे लिया जाएगा। हमारा फोकस्ड अटेंशन है इसमें। MSMEs form the backbone of our country and our country's economy. We want to become an economic and manufacturing powerhouse of the world, and this is possible only with the full might of the MSME sector. अब वक्त है इस पहल को एक नया मुकाम देने का। और वर्ल्ड एसएमई डे कॉन्क्लेव में ओपनिंग एड्रेस के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगा महेंद्र शाह जी को, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वी ट्रांस इंडिया के। ऑनरेबल मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी जी, TV9 ग्रुप CEO श्री मिस्टर वरुण दास, eminent participants and dear friends. We all know the importance of MSME segment, the contribution it makes to our economy and the key role it plays in the nation's growth. Their role is also undeniable in achieving the Honorable Prime Minister's dream of 5 trillion economy. We at VTrans have always been compassionate to this segment, as we believe efficient logistics and supply chain are key requirements of MSME to flourish. Also, they are a key pillar of our growth and form a large portion of our clients.
We have been taking many initiatives to guide and help MSMEs. We have recently been associated with an eminent industry body and created a series of sessions called MSME Assist, Steps to Excel, for supporting MSME segment. Today at this summit, with guidance from the ministry, we assure all regards our commitment for well-being and growth of this sector. Thank you all for being part of this event, and I wish you all the very best for the event. और एसएमई सेक्टर को फोकस में रखकर टीवी9 नेटवर्क ने कई इनिशिएटिव्स लिए हैं। एसएमईज के लिए हमने कई खास कार्यक्रमों की शुरुआत की ताकि वो और जागरूक बने और सशक्त बन सकें। और इसी कड़ी में हम आगे क्या करने वाले हैं, इसे विस्तार से बताने के लिए मैं टीवी9 नेटवर्क के सीईओ वरुण दास जी को इनवाइट यहां करना चाहूंगा। Thank you, Dinesh. Right at the outset, I warmly welcome our chief guest, Honorable Shri Nitin Gadkari ji, a transformation leader and a turnaround policy maker. With decades of exceptional contribution to public service, Gadkari ji currently steers the all-important Union Ministry of Micro, Small and Medium Enterprise, in addition to the Ministry of Road Transport and Highways. He has set for himself the task of growing the contribution of MSMEs to 40% of the GDP from the current 30%. Audacious task indeed, but that is what Gadkari ji and his government are known for. Sir, thank you once again for sparing time to join the TV9 Network World SME Day Conclave as the chief guest. To me, the MSME sector is the lever that will help India achieve its true economic prowess. We are extremely glad to see that you have been driving the positive change even in adverse situation caused by the onset of pandemic. I myself have been a keen observer of the MSME sector for almost over a decade. In those days, the sector was often described as the backbone of our economy, having marked its presence alike in manufacturing and services sectors. The Indian government has been making commendable efforts to empower SMEs in order to drive our economic growth, but even as an eternal optimist, I would admit that the sector possibly has not yet achieved its potential. On the other hand, the sector can be the potential panacea for a huge challenge looming over Indian economy. Here it is. People under the age of 25 years constitute 47% of our country's population. India, according to a UNICEF report, will have an estimated 31 crore secondary school graduates by 2030 ready to join the job markets. Will we be able to create that many jobs? What will happen to these educated youths then? The only way out for us is that we will have to convert job seekers into job providers. We would need to have an ecosystem which produces millions of job providers. In other words, we need to create millions of MSMEs which would be providing jobs rather than seeking. Thus, the informal entrepreneurial ecosystem has to channelize its energy into an economic momentum. India has to discover, own and celebrate small businesses amongst 100 crore plus language-speaking Indians. I am of the firm belief that financializing India would lead to financial independence for 130 crore citizens, which in turn would lead an Atmanirbhar Bharat. At the core of this vibrant dynamics lies the latent power of the MSME sector in the country. This ecosystem has the capability to change the language of the business and put India in the driver's seat, even in the world arena. We, TV9, the largest news network of our country, will be keen to play our role in this. As part of powering this faculty, we have taken our first step to bring about financial inclusions at the grassroots level. TV9 Network has launched Money9, India's first multilingual personal finance platform, earlier this year. It's a modest effort to drive the bottom of the pyramid change. Recognizing the power of small business in India's language market is an imperative. As a media platform, we are committed to the idea to discover such entrepreneurial channel. I'm happy to announce the launch of nationwide regional startup awards, which will be conducted across all regional language-speaking states in the country.
It is a matter of pride that India has registered a record number of unicorns in the pandemic-struck 2021. It should be our collective endeavor to multiply this number many folds to bring about last-mile transformation in this country. Time is ripe to foster these unicorns from non-English bred ambience as well. India lives in its regions, and it is apt that we have the next generation of unicorns coming from smaller cities. I would like to take this opportunity to reiterate TV9 Network's resolve to assist you and the government in its determination to build globally competitive small and medium business across all verticals. I request you to see us as a facilitator in this great national resolve to build a truly empowered Atmanirbhar Bharat. Thank you very much, sir, for joining us. जो लोग नितिन गडकरी सर को जानते हैं वो ये जानते हैं कि वो संगठन में रहे हों, सरकार में रहे हों या किसी महकमे को देख रहे हों, जब कभी कुछ नामुमकिन लगता है तो उसको मुमकिन करने वालों में नितिन सर का नाम भी लिया जाता है। एक दिन में कितने किलोमीटर रोड्स अभी बन रही हैं वो अपने आप में रिकॉर्ड है। और ये क्यों रिकॉर्ड है? क्योंकि उस महकमे को, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री को नितिन सर देख रहे हैं। एमएसएमईज को कैसे वहां पर ले जाना है जहां वो अपने आप को पूरी तरह से एम्पावर्ड पाएं, ये अगर अभी मुश्किल दिख रहा है तो कैसे संभव होगा, नितिन सर जानते हैं। लिहाजा नितिन सर, मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप इस कॉन्क्लेव में, जहां देश के दिग्गज एसएमईज रिप्रेजेंटेटिव्स भी जुड़े हुए हैं, आप बताएं कि अभी क्या स्थिति है और चीजें बेहतर कैसे होंगी। एमएसएमई हमारे इंडियन इकोनॉमी की बैकबोन है। इसका कारण टोटल हमारे जीडीपी ग्रोथ में 30% कंट्रीब्यूशन एमएसएमई का है। एमएसएमई हमारे विशेष रूप से हमारा जो एक्सपोर्ट है वो करीब 40% एक्सपोर्ट एमएसएमई के द्वारा होता है, 48% एक्सपोर्ट होता है एमएसएमई के द्वारा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि 11 करोड़ जॉब अभी तक एमएसएमई ने क्रिएट किए हैं। अब सबसे बड़ी समस्या ये है, जो देश की सबसे बड़ी समस्या है वो बेरोजगारी की है। और ये बेरोजगारी की समस्या अगर हमको सुलझानी होगी तो हमें निश्चित रूप से एमएसएमई को बढ़ावा देना पड़ेगा, मजबूत करना होगा। हैंडलूम हो, हैंडीक्राफ्ट्स हो, वुडन फर्नीचर हो, अलग अलग प्रकार की बातों में 115 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर, रूरल और ट्राइबल में भी हमको ग्रोथ बढ़ानी पड़ेगी, एमएसएमई को मजबूत करना पड़ेगा और एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ाना पड़ेगा। और जहां एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल नहीं बढ़ेगा वहां गरीबी दूर नहीं हो सकती। ये बात जरूर है कि कोविड-19 के बाद विशेष रूप से संकट काफी गहरा हुआ है। हमारे लोगों पर एमएसएमई में काफी संकटों का सामना करना पड़ा है, और आखिर हम इस संकट पर मात करके आगे जाएंगे। और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने जो 20 लाख करोड़ का जो पैकेज जाहिर किया है उसमें एमएसएमई को भी उन्होंने प्राथमिकता देकर बहुत बड़ा पैकेज दिया है। हम कोविड की परिस्थिति पर मात करके आगे आएंगे और हम ये टारगेट पकड़ के चल रहे हैं कि जीडीपी ग्रोथ में हम 30 नहीं 40% कंट्रीब्यूट करेंगे, 48% एक्सपोर्ट हम 60% तक लेके जाएंगे और 11 करोड़ जॉब अब तक क्रिएट किए, 5 करोड़ नए जॉब क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। और प्रायोरिटी वाइज ये जॉब रूरल, ट्राइबल, एग्रीकल्चर 115 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट में करेंगे। मैं ये मानता हूं कि ये संकट, ये परिस्थिति, इंडिया को ग्लोबल इकोनॉमी बनाना, ये सभी स्टेक होल्डर्स के कोऑपरेशन के बिना नहीं होगा। वी नीड टू एस्टैब्लिश कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है, जिसमें इन सब लोगों का सहयोग चाहिए, कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ाना है, इंपोर्ट को कम करना है। जैसे मैं क्षेत्र का अभिनंदन करूंगा कि एक समय हम पीपीई किट चाइना से ला रहे थे, अब हम दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मास्क चाइना से ला रहे थे, दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सैनिटाइजर हमारे पास आ गया, दवाइयां हम लोग अब एक्सपोर्ट करने लगे हैं। तो हम हर क्षेत्र में हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट इकोनॉमी बनाएं और एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन को बढ़ाएं। अभी जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में मैं उसका मंत्री हूं, हमारा 6.5 लाख करोड़ का टर्नओवर है और मेरा प्रयास है कि करीब 3 साल के अंदर हम इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को 12 लाख करोड़ की बनाएंगे। और यहां से इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक ट्रक, इलेक्ट्रिक बसेस, इलेक्ट्रिक बाइक्स, हम इसके साथ साथ स्क्रैपिंग पॉलिसी जो ला रहे हैं, जिसके कारण हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी और हम वर्ल्ड में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का नंबर 1 का मैन्युफैक्चरिंग हब इंडिया बनेगा। और उसके लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं और वर्ल्ड के पूरे ब्रांड हमारे देश में उपस्थित है। अब इलेक्ट्रिक ट्रक से लेकर दुनिया भर की टेक्नोलॉजी हमारे पास आ रही है। तो धीरे धीरे हर क्षेत्र में हमें अब
आगे जाना है और वर्ल्ड का लीडर बनना है, एक्सपोर्ट को बढ़ाना है और इंपोर्ट को कम करना है। और ये जो जिन लोगों को आपने सब आमंत्रित किया है, इनके सहयोग के बिना, इनके विजन के बिना, इनके इनिशिएटिव के बिना ये सपना नहीं पूरा हो सकता है। और इसलिए आत्मनिर्भर भारत करने में, इंडियन इकोनॉमी को स्ट्रांग बनाने के लिए, इंपोर्ट को कम करने के लिए, एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, विदाउट कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी, हमें क्वालिटी को और अच्छी बनाना है और कॉस्ट को कम करना है और इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट करना है। और ये क्षमता इंडियन उद्योजकों में है। और एक बात मुझे और इस बात की खुशी है कि अब वर्ल्ड के सभी देश, हमारे आजू बाजू में जो देश एक समय बहुत बड़ा काम करते थे, उनके बजाय हमको प्रीफर कर रहे हैं और हमसे व्यवहार करना चाहते हैं। आज आईटी सेक्टर में हम बिल्कुल ऊपर सीमा पर पहुंच गए हैं, बाकी भी सेक्टर में जाएंगे। और अभी आपके चौहान जी है, और मैं चाहता हूं कि एमएसएमई अब स्टॉक एक्सचेंज में जाए और एमएसएमई में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, जो दुबई है, अमेरिका, यूएसए से है, यूरोपियन कंट्रीज से है, डॉलर की तुलना में उनको रिटर्न 2-2.5-3 तक का मिलता है। हमारे एमएसएमई में अगर वो इन्वेस्ट करेंगे, जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, जिसका बैंक टर्नओवर अच्छा है, जिसका एक्सपोर्ट अच्छा है, जिसका इनकम टैक्स के रिटर्न अच्छे हैं, जीएसटी का ठीक है और जिसका परफॉर्मेंस अच्छा है, ऐसे एमएसएमई अगर स्टॉक एक्सचेंज से अगर इन्वेस्टमेंट मिलेगी उनको, तो उनके शेयर की कीमत बढ़ेगी, इन्वेस्टर को भी फायदा होगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आएगी और एक प्रकार से टेक्नोलॉजी भी आएंगी वर्ल्ड से। यानी अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी विथ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, दोनों अगर हमारे एमएसएमई में बड़े प्रमाण पर आएगी तो और फायदा होगा। और हम इन सबको इनकरेज करने की कोशिश कर रहे हैं और इनके सहयोग से हम निश्चित रूप से इस तस्वीर को बदल सकेंगे, ऐसा मुझे लगता है। बहुत धन्यवाद सर, आपने वक्त निकाला, आप हमारे साथ जुड़े और आपने ये बहुमूल्य विचार एसएमईज को होप, जो हमारी होप है, उनको होप देने का काम आपने किया। बहुत शुक्रिया सर। और अब इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। वरुण सर, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। जब कोई एसएमई अपने कारोबार को बढ़ाने की सोचता है तो उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है फंड्स की। What are the innovative ways of financing SMEs? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक ऐसे दिग्गज जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का क्रेडिट उनको जाता है और उन्हें देश में फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स का जनक भी कहा जाता है। हमारे साथ मौजूद हैं आशीष चौहान साहब, एमडी एंड सीईओ बीएसई। आपका स्वागत है सर। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं कि सरकार आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने पर काफी जोर दे रही है, जिसमें एसएमईज का रोल काफी अहम रहने वाला है। ऐसे में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कैसे एसएमईज को कैपिटल रेज करने में मदद कर सकते हैं? एसएमईज एक तरह से देखें तो सबसे ज्यादा ट्रबल्ड रहते हैं फाइनेंस के बारे में, क्योंकि जो कैपेसिटी चाहिए, जो एक्सपर्टीज चाहिए फाइनेंस के लिए, सीएफओ रखना है, बड़ा चार्टर्ड अकाउंटेंट को फुल टाइम रख नहीं सकते हैं, और जो एंटरप्रेन्योर है यूजुअली वही लोग खुद ही फाइनेंस मैनेज करते हैं। जो स्टॉक मार्केट उसके लिए इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है कि बीएसई में एसएमई प्लेटफॉर्म है जहां पर करीब 336 कंपनियों ने ऑलरेडी 3500 करोड़ रुपया मार्केट से जमा किया है। उसके बाद उनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन हुआ है 27,000 करोड़ रुपया हो गया है पिछले 7 सालों में। तो स्टॉक मार्केट के जरिए आप अपना इक्विटी रेज कर सकते हो, उसके सामने फिर आप बैंक से ऋण भी ले सकते हो। तो मेरा ये मानना है कि ऑफ कोर्स आपको भागीदार बनाना पड़ेगा। एसएमई कई बार ऐसा होता है कि एंटरप्रेन्योर भागीदार रखने तैयार नहीं होता है, और ये जो भागीदार होते हैं छोटे छोटे भागीदार होते हैं। जब आप आईपीओ करते हो तो बड़े 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया लोगों को डालते हैं, और आप 2-3 करोड़ रुपया भी मार्केट से कर सकते हो, निकाल सकते हो, 5-10 करोड़ भी निकाल सकते हो, 50 करोड़ भी निकाल सकते हो, डिपेंडिंग ऑन आपका कितना साइज है, आपकी कंपनी का कितना साइज है, उसका कितना प्रॉफिटेबिलिटी, उसके हिसाब से आप वो पैसा निकाल सकते हो। तो जो स्टॉक मार्केट में आपको आईपीओ करना है अपनी कंपनी का, तो उसके लिए आपको स्वाभाविक एक्सचेंज को अप्रोच करना पड़ेगा। एक्सचेंज के पास मर्चेंट बैंकर का लिस्ट होता है जो आपको देती है एक्सचेंज। BSESME.com पे आपको मर्चेंट बैंकर का लिस्ट वैसे भी मिल जाएगा। आपके नजदीक कोई है, किसी को जानते हो आप, उससे आप ये निकाल सकते हो। उनको मिलके मर्चेंट बैंकर से मिलकर के ये अपनी कंपनी का आईपीओ बना के अपने लिए पैसे जमा कर सकते हो। स्वाभाविक है वो पैसे आने से आपको एक ग्रोथ मिलेगा, उसके ऊपर आपको और भी ग्रोथ मिल सकता है, क्योंकि आपके अब जानकार भी बढ़ेंगे, क्योंकि आपकी कंपनी लिस्टेड है तो
स्वाभाविक है कि बैंक मैनेजर भी आपको ज्यादा से रिस्पॉन्स देगा, अच्छा सा रिस्पॉन्स देगा, और आपके जो वेंडर्स है, आपके सप्लायर्स है, सभी आपको अच्छा रिस्पॉन्स देंगे। जो आप इतनी माने लिस्टेड कंपनी हो जाती हो तो, और आपका जो वेल्थ है वो भी आपको सामने दिखता है। बीएसई के टॉप पर बैठा हुआ कोई आपसे ये कह रहा है एसएमईज के मामले में कि हम बहुत जल्दी प्रतिस्पर्धी होंगे और आने वाले दिन हमारे लिए सुनहरे हैं, तो हम इस बात पर यकीन कर सकते हैं क्योंकि ये बातें रीइंफोर्स हो रही हैं। और अब मैं एक बेहद खास मेहमान को बुलाता हूं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं आदित्य शाह, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वी ट्रांस इंडिया। इनसे समझते हैं लॉजिस्टिक्स के सेक्टर में पिछले कुछ समय में क्या तब्दीलियां रही हैं, अब हम किधर जा रहे हैं। आदित्य शाह साहब, पिछले 6 दशक से आप इस व्यवसाय में हैं। देश में इस फील्ड में अभी जो तब्दीलियां हुई हैं उनको आपने अपनी कंपनी ने बहुत करीब से देखा है। इसमें क्या क्या आपने देखा, शुरुआत से अभी तक हम कहाँ पहुंचे हैं, ये ज़रा इस जर्नी से अगर हम आप हमें क्विकली ले जाएं। थैंक यू हमें इनवाइट करने के लिए TV9। सो हमारी जर्नी एज अ कंपनी अगर बात करें वी ट्रांस, तो बहुत ही छोटे पाए पे हुई थी 60 साल पहले। हम ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में बेसिकली 2 सेक्टर के बीच में हम लोग ऑपरेट करते थे, विच इज महाराष्ट्र एंड गुजरात। फ्रॉम द लास्ट 60 इयर्स हम देखें तो काफी चीजें चेंज हुई हैं, नॉट ओनली हमारी कंपनी में बट ये पूरी इंडस्ट्री में भी। एंड उसी के साथ पूरी एमएसएमई की भी स्टोरी हम लोग नरेट कर सकते हैं, बिकॉज उन्हीं की सपोर्ट से हम लोग इतनी बड़ी कॉर्पोरेशन आज बन पाए हैं। हम लोग लास्ट 20 साल में हमारी ग्रोथ ऑलमोस्ट 20% कंपाउंडेड रही है। हम लोग ऑलमोस्ट 2000 ईयर में हमारा टर्नओवर ऑलमोस्ट 19 करोड़ हुआ करता था। आज हम लोग 1000 करोड़ की कंपनी बनी है। 750 ब्रांचेज हैं हमारी अक्रॉस द कंट्री। ऑलमोस्ट 1300 ट्रक हम चलाते हैं। सो हमारा एग्जाम्पल कुड बी वेरी रेलेवेंट फॉर एनी एमएसएमई इन द कंट्री, दैट फ्रॉम एक छोटे स्केल से हम लोग कैसे एक लार्ज स्केल पे बन सकते हैं अगर सिस्टमैटिकली हम लोग हमारी कैपेबिलिटीज को एनहांस करते जाएं। कभी हमने एथिकल जर्नी को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया एज अ ब्रांड, ऑलवेज रूल ऑफ द लैंड को फॉलो किया है। सर एक बात और मैं आपसे समझना चाहता हूं कि कई अब डिजिटल इनोवेशंस, जिसको आज की टर्मिनोलॉजी में डिजिटल डिसरप्शंस कह लें आप, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के हिसाब से, ये कैसे हो रहे हैं और इनका फ्यूचर आप क्या देखते हैं? जो सप्लाई चेन नेटवर्क है वो अल्टीमेटली इट्स मेड ऑफ पीपल, ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्टिविटी। ये सारी चीजें जब इकट्ठा होती है तो एक सप्लाई चेन बनती है। एंड इन द लास्ट 1.5 ईयर हमने देखा है कि ये कैसे सप्लाई चेन डिसरप्ट हो सकती है, नॉट ओनली इन इंडिया बट वर्ल्ड ओवर। We've seen suddenly the entire scenario had changed for everyone, from having an excess to being in short supply. काफी issues के साथ ये पूरी supply chain industry struggle करती आई है। उसी में कहीं ना कहीं पे अगर एक बड़ा रोल प्ले किया है in order to ensure that supply chains come back into normalcy is probably the digital angle. So डिजिटाइजेशन ने ही इंश्योर किया है कि जो भी हम लोग लास्ट ईयर में अचीव कर पाए हैं उसमें एज ए इंडस्ट्री और एज अ ग्लोब हम लोग कहीं ना कहीं पे अपने पैर पे खड़े हो पाए। सो डिजिटलाइजेशन इज समथिंग जो कोई अवॉइड नहीं कर सकता है। अब मैं एक खास पैनल को आमंत्रित कर रहा हूं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में आइए कुछ चर्चा करें। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में हम अभी विश्व में 63वें पायदान पे हैं और ये बहुत अच्छी स्थिति तो नहीं कही जा सकती, लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में हमारी रैंकिंग में ग्रेजुअली सुधार होगा। मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं जिनके साथ मैं चर्चा करूंगा वो हैं विनीत अग्रवाल साहब, प्रेसिडेंट हैं एपेक्स इंडस्ट्री बॉडी एसोचैम, संजय अग्रवाल, चेयरमैन एंड CEO पैरामाउंट केबल्स एंड प्रेसिडेंट PhD चैम्बर्स, श्रीकांत सोमानी, चेयरमैन CII नेशनल MSME काउंसिल एंड CMD सोमानी सेरेमिक्स, राजीव कुमार पाठक साहब, बिजनेस हेड उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, संजय काटकर, ज्वाइंट MD एंड CTO क्विक हील टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में क्या इस तरह के इंस्टीट्यूशंस अपना रोल SMEs के लिए निभा पा रहे हैं? सबसे पहले विनीत साहब से ये समझने की कोशिश करते हैं।
देखिए, ये एसएमईज जो है हमारे एसोचैम की मेंबरशिप में करीब 4.5 लाख ऐसे मेंबर्स हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जिससे हम जुड़े हुए हैं। और एमएसएमई का जो ग्रोथ होता है वो जैसे वो फॉर्मलाइजेशन हो और जैसे वो ग्रोथ उनका तभी ज़्यादा उनका ग्रोथ होगा जितना फॉर्मलाइजेशन होगा। एक चीज़ हम सब जानते हैं कि हर बड़ी कंपनी पहले एक एमएसएमई थी। पहले कभी माइक्रो एंटरप्राइज थी, कभी स्मॉल एंटरप्राइज थी, फिर जाके मीडियम एंटरप्राइज बनी। तो वैसे ही ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है कि फॉर्मलाइजेशन हो और उसको मदद करने के लिए ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो हमारे देश में ये बहुत नेसेसरी है। और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के कई कंपोनेंट्स हैं, लैंड है, लेबर है, लॉजिस्टिक्स है, कैपिटल है। ये सब में जितना ईज़ होगा काम करने में, उसको यूज़ करने में, जितना ही हम देखेंगे कि कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन माइक्रो से स्मॉल से मीडियम से लार्ज एंटरप्राइज बन सकती है। एमएसएमई इंडिया में बेचना चाहेगी और साथ में एक्सपोर्ट भी करना चाहेगी, तभी जाके उनका ग्रोथ ज़्यादा होगा। और इंडिया में ग्रोथ करने के लिए एक जो बहुत बड़ा और बहुत महत्वपूर्ण चेंज आया है वो है जीएसटी। जीएसटी पहले कोई एक व्यापारी होता था से जम्मू में, उसको कुछ माल बेचना है मदुराई में, उसको सोचना पड़ता था कि मैं वीएटी रजिस्ट्रेशन कराऊं या मैं सीएसटी मुझे वहाँ क्लेम करना पड़ेगा, चार्ज करना पड़ेगा। अब जीएसटी के कारण वो कहीं भी बेच सकता है, उसके लिए वन नेशन वन मार्केट हो गया। अब धीरे धीरे विद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस उसके लिए पूरा वर्ल्ड एक मार्केट बन सकता है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अब मैं अगले वक्ता को आमंत्रित करता हूं, संजय अग्रवाल जी। आपको लगता है कि एसएमईज के लिए जो इनिशिएटिव गवर्नमेंट ले रही है, जो पैकेजेस अनाउंस कर रही है, उसका रियल टाइम बेनिफिट क्या मिल रहा है एसएमई सेक्टर को, या आपको लगता है इसमें समस्याएं हैं, और अगर ऐसा है तो क्या ये जल्द दूर होती दिखाई देती हैं? एमएसएमई सेक्टर के लिए जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं सरकार के द्वारा पिछले पैंडेमिक के टाइम आत्मनिर्भर भारत 1 to 5 स्कीम्स में, दे आर ऑल वेरी लॉडेबल। बहुत अच्छे स्टेप्स लिए गए हैं जिनका काफी हद तक काफी बड़ा फायदा हुआ है। लेकिन वो स्कीम्स जो थी जिनसे जो कुछ हो चुका है वो एक फायदा हुआ और उससे काफी कुछ हम लोग शायद जीडीपी की जो नुकसान हम लोग देख रहे थे शायद काफी कुछ घटा पाए। लेकिन अभी और बहुत जरूरतें हैं जो अगर हम देखें कि जो सेकेंड वेव ऑफ पैंडेमिक आया है इसकी वजह से कुछ चीजें ऐसी हैं जो इमीडिएटली जरूरत है सरकार को देखने की। फॉर एग्जांपल जैसे क्रेडिट गारंटी स्कीम ही थी, 3 लाख करोड़ रुपए सरकार ने अनाउंस किए थे, कोई छोटा मोटा स्टेप नहीं था, बहुत बड़ा स्टेप था। लेकिन वो 3 लाख करोड़ रुपए अब करीब करीब एग्जॉस्ट हो रहे हैं क्योंकि उसमें एमएसएमईज के अलावा धीरे धीरे कुछ और भी सेक्टर्स को ऐड किया। अभी जरूरत है उसको कम से कम दोगुना करने की, कम से कम 6 लाख करोड़ रुपए तक ले जाने की और उसमें कुछ और चीजें बढ़ाने की, जैसे कि जो डेफिनेशन है एलिजिबिलिटी के उनमें कुछ बदलाव लाने की। 29 फरवरी 2020 को जो एग्जैक्ट अमाउंट था किसी की ड्राइंग का उसके ऊपर बेस करने की बजाय उसको कुछ थोड़ा लोगों को फ्लेक्सिबिलिटी दी जाए, या उसके बाद जो एमएसएमई ने काम शुरू किया या ऐसे एमएसएमई जो उस वक्त जो है उस दिन उस 1 तारीख 29 फरवरी को शायद कोई बड़ी पेमेंट आ गई और उनकी यूटिलाइजेशन ना रही, इस तरह के एस्पेक्ट सब देखने की जरूरत है। और ये एक एस्पेक्ट है, बट मैं आपको सिर्फ ये एक मैंने एग्जांपल के तौर पर दिया। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो सरकार कर सकती है, जो सरकार ने पिछले साल भी करी और जिनको और बढ़ाया जा सकता है। अभी इकोनॉमी को एक बड़े स्टिमुलस की जरूरत है, जिस तरह एक स्टिमुलस करीबन 20 लाख करोड़ से ज्यादा का सरकार ने पिछले साल दिया, और उम्मीद करता हूं पॉलिसी मेकर्स इसे सुन रहे होंगे। अब मैं आमंत्रित करता हूं श्रीकांत सोमानी जी को। आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के मामले में बड़ा सरकार इसको बढ़ावा देने के संदर्भ में बात कह रही थी और आत्मनिर्भरता को अगर अचीव करना है, सेल्फ रिलायंट होना है तो ये करना पड़ेगा। लेकिन इनपुट कॉस्ट बढ़ जाने के बाद क्या ये एक टाइट रोप वॉक हो गया, ये चैलेंज बढ़ गया है क्या? जिस तरह से प्राइसेस बढ़ी हैं आज एमएसएमई की कॉस्ट जो है
वो 30% हायर हो गई फ्रॉम लास्ट ईयर। और ये एक चिंताजनक चीज है। दो पहलू है देखने के एमएसएमई की। एक तो ये है कि अभी क्या करना है और एक ये है कि आगे क्या करना है। तो ये दोनों पहलू को बैलेंस करके चलना पड़ेगा, क्योंकि एक जो वर्किंग एनवायरनमेंट है एमएसएमई का वो अभी कंड्यूसिव आज भी नहीं है। और ये आज जो वर्किंग एनवायरनमेंट को कंड्यूसिव करने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत जरूरी है। जैसे प्रॉपर्टी टैक्स है, प्रॉपर्टी बाइंग है, ये प्रॉब्लम है। लेबर लॉज का प्रॉब्लम, ट्रेडिंग जो आज एक्सेस बॉर्डर्स बहुत अच्छा किए पर इसको ओपन करना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट लॉज के अंदर प्रॉब्लम्स, इंस्पेक्टर राज आज भी है। तो हम ये यदि चाहें कि हमारी एमएसएमई बढ़े तो इन चीजों से निकलना बहुत जरूरी है। दूसरी बात ये, और यदि आगे की तरफ देखें तो हमें क्या चाहिए, यदि हमको वर्ल्ड इसमें सप्लाई चेन में जाना है, बिजनेस एनवायरनमेंट अच्छा हो चाहिए, कंपेटिटिवनेस बढ़नी चाहिए। कंपेटिटिवनेस आज नहीं बढ़ रही। यदि इस तरह से दाम हर चीज के, रॉ मटेरियल के, फ्यूल के, लॉजिस्टिक्स के, सब चीज के यदि प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो हम कंपेटिटिव नहीं हो सकते। वर्ल्ड हैज, यू हैव टू बिकम कंपेटिटिव इन द वर्ल्ड। यू नीड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन बहुत जरूरी है और इनोवेशन बहुत जरूरी है। यहाँ पे मैं कहूँगा जो हम बड़ी इंडस्ट्रीज हैं उनको आगे बढ़ के स्मॉल इंडस्ट्रीज को इनकरेज करना चाहिए इनोवेशन के। और सबसे बड़ी मुद्दे की बात है कि ब्रांड इंडिया बनाना पड़ेगा यदि आपको वर्ल्ड, यू हैव टू एंगेज योरसेल्फ इन द वर्ल्ड सप्लाई चेन। सर एक क्यूरियोसिटी मेरी ये भी है कि अगर आप ब्रांड इंडिया की बात कर रहे हैं तो ब्रांड इंडिया की आइडेंटिटी क्या होगी? कॉस्ट इफेक्टिव क्वालिटी होगी, क्या आइडेंटिटी होगी? Ability to supply quality and at good price and consistent quality, जो world class। जो कई बातें सिर्फ ऐसा लगता है कि कह दी जाती हैं, वो ज़मीन पर वैसे नहीं उतरती। वो सिंगल विंडो क्लियरेंस हो, एसएमई में जो लोग जाते हैं वो उद्यमियों से आप कई बार पूछिए तो उनको वो कहते हैं कि कई चीज़ें सुनने में हमारे लिए की जाती हुई लगती हैं, लेकिन जब आप जाते हैं तो हमको बहुत सारी समस्याओं से जूझना पड़ता है। अगर हम चाहते हैं एसएमईज प्रॉस्पर हों तो उसके लिए हमको इंश्योर करना पड़ेगा कि ये लेटर एंड स्पिरिट में जो कहा जाता है उनके लिए लागू भी हो। हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं राजीव कुमार पाठक साहब, क्योंकि लिक्विड स्ट्रेस बहुत बड़ी समस्या है इस समय। इसको हैंडल करने के लिए किस तरीके से बैंक मदद कर सकते हैं, क्या किया जा सकता है, कैसे उनकी फंडिंग, रीफाइनेंसिंग, लोन रिस्ट्रक्चरिंग वगैरह हो सकती है, क्या मदद की जा सकती है उनकी? दो तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं लिक्विडिटी की प्रॉब्लम या समस्या की बात करूं, एज फार एज बैंक्स आर कंसर्न, बैंक्स के पास लिक्विडिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है आज के डेट में। नाउ कमिंग टू द एमएसएमई सेक्टर, वेयर जहां पे मेरे को एमएसएमई सेक्टर को सपोर्ट करना है उनकी लिक्विडिटी के लिए, लाइक इन उज्जीवन हम इन 3 सेगमेंट, अगर मैं ब्रॉडर लेवल पे बोलूं अगर एमएसएमई सेक्टर को, तो इनफॉर्मल सेगमेंट जहां पे हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस उनके पूरे ट्रांजेक्शन के काफी कम होते हैं। एक सेमी फॉर्मल सेगमेंट जहां पे सर्टेन डॉक्यूमेंट हमारे पास अवेलेबल होते हैं, जैसे जीएसटी आपको मिल जाएगी, इनवॉइसेस मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप बैंकिंग देखोगे तो उतना प्रॉपर नहीं मिलेगा, आईटीआर रिटर्न प्रॉपर तरीके से नहीं मिलेगा, जिसको हम सेमी फॉर्मल कैटेगरी में डालें, और एक फॉर्मल कैटेगरी में डालें जो कि मोस्टली हमारे हायर एंड के स्मॉल इंटरप्राइजेस हैं और मीडियम इंटरप्राइजेस हैं। सो बैंकिंग सेक्टर को भी एक ये सेटअप बिल्डअप करना पड़ेगा कि मैं किस सेगमेंट को टारगेट करते हुए उस अप्रेजल मैकेनिज्म को डेवलप करूं। जो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने ये डेवलप किया हुआ है कि अगर मैं स्मॉल कस्टमर को फंड करने जा रहा हूं या माइक्रो कस्टमर को फंड करने जा रहा हूं तो उसका एवेल्युएशन मेथोडोलॉजी क्या होगा। अगर मैं ब्रॉड तरीके से देखूं, अगर मैं ब्रॉड ओवरऑल बेसिस पे बोलूं, इट इज नॉट अ फाइनेंशियल क्राइसिस, लेकिन जब मैं एमएसएमई सेक्टर को समझने की कोशिश करता हूं, जहां पे मेरा मेजॉरिटी ऑफ क्लाइंट जो है उसका इज द ओनली अर्निंग मेंबर ऑफ द कंपनी और प्रॉब्ली द क्लोज एसोसिएटेड फैमिली मेंबर जो अर्निंग करते हैं, अगर उसमें से कोई कोविड से इम्पेक्टेड हो गया तो उनका एंटायर कैश फ्लो जो है वो इससे इम्पेक्टेड हो जाता है। ये समय है कि गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि ये सेगमेंट को फर्दर सपोर्ट करने के लिए देयर शुड बी सर्टेन स्कीम्स। हमारे ज़्यादातर जो पैनलिस्ट्स हैं उनकी ये राय है कि इस सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए स्पेशल मेजर्स लिए
जाने चाहिए। मैं संजय काटकर साहब को अब आमंत्रित करता हूं, हमारे अगले वक्ता। और हम सब जानते हैं कि अब जबकि डिजिटाइजेशन एक अनिवार्यता हो गई है, कंपल्शन हो गया है, वैसे में साइबर फ्रॉड्स भी बहुत बढ़ते जा रहे हैं। क्या किया जा सकता है? एसएमईज क्या कर सकते हैं खुद को इस तरीके के चैलेंजेस से बचाने के लिए? हमने जैसे डिजिटाइजेशन किया है उसकी वजह से एमएसएमईज को काफी हद तक पेंडेमिक की सिचुएशन में भी थोड़ा बहुत कुछ काम करने को या बिजनेस करने को मिला। कारण क्योंकि हम डिजिटल गए, हम रिमोट कस्टमर्स के पास जाने लगे, हम ऑनलाइन बिजनेस करने लगे, तो इसका फायदा जरूर हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ हमने क्या देखा कि पेंडेमिक ये जो सिचुएशन है वो सडनली अपने को मीन्स फेस करनी पड़ी, जिसकी वजह से काफी लोगों को जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ अपने अपने घरों से रिमोटली कनेक्ट होके काम करना पड़ा, जिसके लिए टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ा। लोग मोबाइल हो या लैपटॉप हो या कंप्यूटर से इंटरनेट कनेक्शन यूज करके अपने अपने बिजनेस चला रहे थे। तो उसी समय पे ये ऐसा हुआ कि हमने देखा जो हमारा जो काम है साइबर थ्रेट्स को मॉनिटर करके हम उसको नलिफाई करते, तो ये साइबर क्रिमिनल्स के लिए काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी हो गई। ये पेंडेमिक की वजह से ना साइबर थ्रेट्स को इतने सारे डिवाइसेस जो ऑनलाइन आने लगे काम करने के लिए, बैंकिंग करने के लिए, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करने के लिए, इतने सारे डिवाइसेस जो काफी दिनों से आए से कि पूरी तरह से प्रोटेक्टेड नहीं थे, लेकिन बिजनेस के लिए उनको ऑनलाइन आना पड़ा। तो उसके वजह से जो वीक डिवाइसेस थे, वीक लैपटॉप से या अनअपडेटेड लैपटॉप से, इसके ऊपर काफी सारे साइबर हमले होने लगे। और इसका इम्पैक्ट जो है वो स्मॉल बिजनेसेस को काफी होने लगा। कनेक्टिविटी डिस्ट्रॉय होने लगी, फाइनेंशियल इम्पैक्ट होने लगा। जैसे रैंसमवेयर अटैक होते हैं तो डेटा लॉक हो गया तो फिर उनको वो रैंसम मांगने लगे। बहुत सारी जगह पे तो ऑपरेशंस डिस्टर्ब हो गए, डे टू डे एक्टिविटीज कुछ नहीं हो पा रही थी, और काफी लोगों का डेटा जो है वो चुरा के मिसयूज होने लगा। तो ये सारी चीजें साइबर क्राइम की वजह से बढ़ने लगी थी पेंडेमिक के टाइम पे, और अभी भी वो कम नहीं हुई है। और इसका दूसरा रीजन भी है, क्योंकि ऐसा बोल सकते हैं कि पेंडेमिक के कारण काफी सारे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है, तो फिर बहुत सारे आईटी एक्सपर्ट्स ग्लोबली जो काफी सारे ऐसे कंट्रीज में हैं जहां से साइबर क्राइम को बढ़ावा मिल गया है, वहां से रिमोटली लोगों को हैक करके कुछ फाइनेंशियल गेन्स करने के लिए ये सब एक्टिविटी बढ़ गई है। तो इसको मैं इस तरह से बोलूंगा कि अगर एसएमईज को इनसे बचना है तो थोड़ा साइबर सिक्योरिटी सीरियसली लेनी पड़ेगी। लैक ऑफ अवेयरनेस जो है अमॉन्ग जो एम्प्लॉयज है एसएमईज के, जो इनकी जो नॉलेज लेवल है आईटी सिक्योरिटी और आईटी प्रोडक्ट्स के हिसाब से, उनकी थोड़ी सी उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। और ये ट्रेनिंग काफी इम्पोर्टेंट है। आजकल रैंसमवेयर हमले काफी हो रहे हैं और वो भी एसएमईज को काफी टारगेट करते हैं। तो रैंसमवेयर से बचना है तो आपको अपना जो कंप्यूटर और जो डेटा है उसका रेगुलर बैकअप लेने की आदत डालनी पड़ेगी। आप अगर उसको रेगुलरली बैकअप लेके एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क या एक्सटर्नल सर्वर्स पे डालते हैं तो काफी हद तक अगर कोई रैंसमवेयर अटैक हो भी जाता है तो आपको डेटा रिकवर करने आएगा, बिना रैंसम दिए हुए आपको अपना ऑपरेशंस वापस चालू करने आएगा। सो ये सब जो चीजें हैं सिंपल स्टेप्स है, वो अगर लेना शुरू करते हैं तो आप काफी हद तक खुद को साइबर अवेयर बना के साइबर सिक्योर बना सकते हैं। बहुत गजब का इनपुट। और कम से कम ये कि आप जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करें, जो सॉफ्टवेयर यूज़ करें वो जेन्युइन हो। कई बार होड़ में, प्रतिस्पर्धा में हम इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते, उसके लिए कोई चेकलिस्ट नहीं बनाते, और फिर उद्यमी उसको कहते हैं जो जोखिम लेता है। लेकिन कम से कम इस तरीके के जोखिमों को आमंत्रित ना करें जो हमारे लिए ऐसे हो जाएं जो प्रॉब्लम्स को बढ़ा देने वाले हों। बहुत फ्रूटफुल डिस्कशन रहा आप सभी लोगों के साथ ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में। ये कमाल का एनलाइटनिंग सेशन था। मैं आप सभी स्पीकर्स का बहुत धन्यवाद करता हूं। और अभी हम क्योंकि चर्चा कर रहे थे ईज़ ऑफ डूइंग के मामले में, और उसमें लॉजिस्टिक्स एक हिस्सा बनाता है, लेकिन लॉजिस्टिक्स को अगर आप पूरे तौर पर देखें, उसकी अहमियत तो पहले स्पीकर्स ने आपको समझा ही दी है, कैसे वो बैकबोन बनाता है एक एसएमई की। और उसमें फिर अब नए नए चैलेंजेस हैं, ये भी बताया जा रहा है कि
जो हम लॉजिस्टिक्स पर हमारे एसएमईज खर्च करते हैं वो जो वर्ल्ड एवरेज है उससे करीब करीब 10% ज़्यादा है। मतलब ये कि अगर लॉजिस्टिक्स में खर्च होने वाले इस हिस्से को हम बचा सकें तो हमारे एसएमईज के लिए मुनाफा बढ़ सकता है। लेकिन ये कैसे होगा? लॉजिस्टिक्स में ये खर्च वर्ल्ड एवरेज से ज़्यादा हमारे यहाँ क्यों है? और इसको अगर हमको पाटना है इस खर्चे को और मुनाफा बढ़ाना है हमारे एसएमईज का, तो हमको क्या करना पड़ेगा? ये अगला अहम पैनल डिस्कशन है जिसको अब हम शुरू करने वाले हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं ख़ास मेहमान, उनसे एक बार फिर से आपको मिलवा देता हूं। हमारे साथ रौनक शाह साहब हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वीट्रांस इंडिया के। हमारे साथ श्रीकांत सोमानी जी होंगे, इसमें बने हुए होंगे, पहले भी आपसे मुखातिब हो चुके हैं। और हमारे साथ सूरज पांडे जी भी होंगे जो कि एमडी एंड फाउंडर ACME इंडिया हैं। सबसे पहले रौनक शाह साहब, आपको आमंत्रित करता हूं मैं। वीट्रांस के मामले में हम जानते हैं कि ये एक सिंगल विंडो लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। देश भर में इसके 750 ब्रांचेस हैं, 1250 से ज़्यादा इसकी फ्लीट्स हैं। मतलब बहुत अहम तरीके से आप लोग इस कारोबार में हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि आप लोग कटिंग एज टेक्नोलॉजी, वाइड रेंज ऑफ इनोवेटिव वर्टिकल स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स और वैल्यू एडेड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि लॉजिस्टिक्स में आपने किन चीज़ों को आइडेंटिफाई किया? हमारे देश में लॉजिस्टिक्स के संदर्भ में जो 10% ओवर एंड अबव दिखाई देता है, इसके पीछे वजह क्या है? तो पहले तो मैं आपसे टोटली एग्री करता हूँ कि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट इन इंडिया इज क्वाइट हाई कंपेयर्ड टू अदर डेवलप्ड कंट्रीज इन द वर्ल्ड। आज लॉजिस्टिक्स कॉस्ट की हम बात करें तो इंडिया की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट टू GDP इज एट 13 to 14%, जो एक दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले काफ़ी हाई है। अगर हम US या अदर डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें तो यही लॉजिस्टिक्स कॉस्ट टू GDP उनके यहाँ पे 7 to 8% के रेंज में होती है। एंड अभी ये लॉजिस्टिक्स कॉस्ट इंडिया में क्यों हाई है, उसके भी मल्टीपल फैक्टर्स है। पहला फैक्टर ये है कि हमारा देश एंड हमारे देश की ये जो लॉजिस्टिक्स सेक्टर है ये बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड और फ्रैगमेंटेड है। हमारे यहाँ पे करीबन 65 लाख कमर्शियल व्हीकल्स है, उसमें से 85% ऑफ दोज व्हीकल्स आर ओन्ड बाय ट्रांसपोर्टर्स हु हैव लेस देन 5 व्हीकल्स। सो आप सोच सकते हैं कि कितना अनऑर्गेनाइज्ड ये हमारा इंडस्ट्री है। अगर हम वेयरहाउसिंग की बात करें तो वेयरहाउसिंग में भी ये एक बहुत फ्रैगमेंटेड इंडस्ट्री है। 90% प्लस टोटल वेयरहाउसिंग जो हमारे देश में है दैट इज ऑफ ग्रेड C लेवल। मतलब एक बहुत ही इंफीरियर क्वालिटी का वेयरहाउस इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पास, एंड उसका भी एवरेज साइज लेस देन 10,000 स्क्वायर फीट है। सो ये सब फैक्टर्स की वजह से कहीं ना कहीं इनएफिशिएंसीज बढ़ जाती है एंड हमारा कॉस्ट भी हाई रहता है। दूसरा फैक्टर ये है कि हमारा जो रेल रोड का मिक्स है, डेवलप्ड कंट्रीज में उनका रिलायंस ज्यादा होता है रेल ट्रांसपोर्टेशन पे, whereas in India we are more dependent or rather very heavily dependent on road for our transportation, and road is not the most economic mode of transportation. आज रेलवे के मुकाबले रोड का कॉस्ट लगभग डबल के करीब आ जाता है। तो हमारे यहाँ पे अभी भी 60% ऑफ टोटल ट्रांसपोर्टेशन ट्रैफिक जो पूरे देश में हम लोग कैरी ऑन करते हैं वो अभी भी हम लोग डिपेंडेंट है रोड पे। सो जब तक ये मॉडल मिक्स बिटवीन रोड एंड रेल भी चेंज नहीं होता है तब तक आई फील कि हमारा कॉस्ट कहीं ना कहीं ज्यादा ही रहेगा। तीसरा फैक्टर है कि हमारे यहाँ पे जो टैलेंट है, जो हमारे यहाँ पे स्किल फोर्स है, वर्क फोर्स है, वो भी एक बहुत ही मॉडेस्ट लेवल का वर्क फोर्स है हमारे इंडस्ट्री में। जब तक वो डायनामिक्स भी हम लोग चेंज नहीं करेंगे तो ये इनएफिशिएंसी रहेगी, हमारा कॉस्ट भी कंट्रोल में नहीं आएगा। सो ये सब फैक्टर्स है। लेकिन ये अब जैसे चाइना के संदर्भ में कहा जाता है कि वहाँ पर लॉजिस्टिक्स के हिसाब से उन्होंने बहुत काम किया, बहुत कम ला दिया है जो लोगों को लॉजिस्टिक्स में खर्च करना होता है उस हिसाब से। आपको लगता है ये इंडिया में बहुत जल्दी, क्योंकि आपने कहा कि गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है इंफ्रा के हिसाब से, बहुत जल्दी टारगेट अचीव होगा या इंतजार करना होगा? क्योंकि हम जब एसएमईज के बारे में ये बात करते हैं कि उनको वर्ल्ड लेवल पर कॉम्पिटिटिव होना पड़ेगा तो इस फैक्टर को नजरअंदाज नहीं कर सकते। सो पहले तो हम अगर चीन की बात करें तो चीन एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव देश है। उन्होंने अपना एक सो दे आर द मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, और वो उन्होंने काफी एक मशक्कत के बाद, मेहनत के बाद ये एक मुकाम हासिल किया है।
बट अगर हम लॉजिस्टिक्स की बात करें और उसमें भी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट की बात करें, तो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट इन इंडिया वर्सेस लॉजिस्टिक्स कॉस्ट इन चाइना, उसमें ज्यादा अंतर नहीं है। अंतर है तो केवल एफिशिएंसी में है, लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी में है। लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी में चाइना इज डेफिनेटली फार फार अहेड देन इंडिया। उसके भी अगेन मल्टीपल रीजंस है। पहला तो क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। आज चाइना का क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग इंडिया से शायद ही कंपेयर ही नहीं कर सकते। बहुत टाइम पहले अगर आप लोग को याद होगा, हम लोग मुंबई को शंघाई बनाने चले थे, बट अभी भी हम देखे आफ्टर 10 साल अभी भी शंघाई कहाँ है और मुंबई कहाँ है। सो वेदर इट इज सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, सभी इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में इंडिया इज फार बिहाइंड देन चाइना। सो दैट इज वन रीजन व्हाई द इनएफिशिएंसीज आर मोर इन इंडिया। सेकेंड, टेक्नोलॉजी पेनिट्रेशन। टेक्नोलॉजी का भी हम लोग बात करें तो टेक्नोलॉजी में चाइना इज फार फार अहेड, आई थिंक बिकॉज ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट्स। सो बेसिकली इवन टेक्नोलॉजी में भी उन्होंने बहुत ही ज्यादा इन्वेस्ट किया है। हमारे यहाँ पे अभी भी टेक्नोलॉजी पेनिट्रेशन बहुत मॉडेस्ट है। जब तक हम लोग ये बहुत ही फास्ट नहीं सुधारेंगे तब तक आर इनएफिशिएंसीज विल बी मोर देन देम। थर्ड इज स्किल सेट। स्किल सेट के मामले में भी चाइना का स्किल सेट इंडिया के स्किल सेट से बहुत ही बेहतर है, बिकॉज दे आर द मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। सो दैट टू अचीव दैट उन्होंने अपना एक वर्कफोर्स को बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रेन किया है, डेवलप किया है। और इंडिया में अभी भी हमारे पास चीप लेबर अवेलेबल है, बट स्किल्ड लेबर की अभी भी हमारे पास काफी शॉर्टेज है। नेक्स्ट है जो एक चाइना का फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। चाइना एक कम्युनिस्ट देश है। सो बीइंग अ कम्युनिस्ट कंट्री, उनको डेवलपमेंट के लिए जो भी डिसीजन लेने पड़ेंगे वो ले लेते हैं। वो लोगों की परवाह नहीं करते। उनका एक सिंगल फोकस होता है कि हमको डेवलपमेंट करना है और उसके लिए जो भी हमको सही लगता है हम करेंगे। लास्टली, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया इज रैंक 63rd इन द वर्ल्ड। जैसा कि इवन विनीत अग्रवाल जी ने बताया थोड़ी देर पहले कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में द गवर्नमेंट शुड कम फॉरवर्ड एंड दे शुड सपोर्ट आवर बिजनेसेस। So if all of these factors cumulatively will lead to improving our efficiency. So अगर हम लोग बात करें कि अगर हमको लॉजिस्टिक एफिशिएंसी इंडिया की बढ़ानी है तो ये सब फैक्टर्स पे हमको काम करना पड़ेगा, एंड ओनली देन विल वी बी एबल टू कॉम्पीट विद चाइना और इम्प्रूव अपॉन आवर एग्जिस्टिंग पोजीशन। नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें कि जो आपने दूसरा पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में पूछा कि एसएमईज को एक वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे कॉम्पीट करना है तो उनको और कॉम्पिटिटिव बनना पड़ेगा। तो इसमें मेरा एक अलग राय है कि इसमें एक गवर्नमेंट या एक लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री कितना कर सकती है। इसमें जब तक एसएमईज खुद ये रियलाइज नहीं करे, खुद इनिशिएटिव नहीं ले, तब तक दे विल नॉट बी एबल टू कॉम्पीट ऑन अ वर्ल्ड और अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म। उनको काफी सारे ऐसे इनिशिएटिव उनके लेवल पे लेने पड़ेंगे जिससे वो अपनी एफिशिएंसी बढ़ा सके, अपना सप्लाई चेन एक्सेलेंस ला। तो बेसिकली जब तक ये सब फैक्टर्स पे हम लोग साथ में काम नहीं करते हैं तब तक आई थिंक ये जो हमारा एक ग्लोबली कॉम्पीट करने का ड्रीम है वो ड्रीम ही रह जाएगा। नज़रिया बदलना पड़ेगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि ये सीधा सीधा आप खर्च नहीं कर रहे हैं बल्कि आप इसमें निवेश कर रहे हैं। हालांकि ये निवेश भी एक सीमा से ज़्यादा ना हो, वरना इसको खर्च की कैटेगरी में आने से रोका नहीं जा सकेगा। ये एक दूसरा पहलू है। लेकिन अब ये समझें कि बहुत सारी चीज़ों को अडॉप्ट करना है। एक तरफ तो ये डिजिटाइजेशन का चैलेंज है। हमने ये भी देखा कि शुरुआत में तो डिजिटाइज होने के लिए, प्रोत्साहन के लिए, ट्रेनिंग के लिए गवर्नमेंट काम करती रही, लेकिन हमारे समाज में एक स्वाभाविक वृत्ति भी है कि इनहिबिशन रहता है, शुरुआत में हेजिटेंसी रहती है। वैक्सीन के मामले में भी हम यही देख रहे थे। तो अब डिजिटाइजेशन को लेकर खासतौर से जब हम लॉजिस्टिक्स की बात करते हैं, हम कितना इम्प्रूव कर गए हैं और प्रॉब्लम एरियाज कहाँ हैं, क्या वो आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं और उनके लिए क्या हमने कदम बढ़ाने भी शुरू कर दिए हैं? श्रीकांत सोमानी साहब, आपसे स्पेसिफिकली मैं ये बात समझना चाहता हूँ। लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बहुत हाई है इंडिया के अंदर एंड दैट नीड्स टू बी ब्रॉट डाउन। ये जरूर है। इसके कई पहलू हैं। एक तो ये है कि रेलवेज का शेयर बढ़ना चाहिए इसमें, और दूसरी बात यह है कि जो क्रॉस सब्सिडाइजेशन है फ्रेट का, इसको रैशनलाइज करना चाहिए। थर्डली ये है कि लॉजिस्टिक्स जो है उसके एफिशिएंसी बढ़ानी चाहिए कि यदि हम कंपेटिटिवनेस की बात करें तो ये जो जस्ट इन टाइम का जो मेथड है जापान के अंदर, ये यहाँ पे भी लागू होना चाहिए। तो ये तभी हो सकता है जब आपका लॉजिस्टिक्स is very efficient. सर, इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करेंगे, समझ में आइए क्या है ये जस्ट इन टाइम? अब आप समझ लीजिए आपका 10,000 बक्से चाहिए रोज के, तो आप
1 लाख बक्सा उठा के रखते क्योंकि टाइम से नहीं आती, या एक पार्ट चाहिए तो टाइम से नहीं आती। अगर यही चीज एफिशिएंटली ट्रांसपोर्ट हो सकती है, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भी है और एफिशिएंटली ट्रांसफर हो सकती है, तो उतना कॉस्ट वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट घटा सकता है बाय कीपिंग लेस इन्वेंट्री। तो जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग कॉन्सेप्ट जो जापान के अंदर किया गया है, सब जगह किया गया है, वो उसका एक पहलू एफिशिएंसी ऑफ लॉजिस्टिक्स भी है। एफिशिएंसी ऑफ लॉजिस्टिक्स। और सोमानी साहब इस बात पर भी जोर दे रहे हैं कि रेलवेज पर निर्भरता और बढ़ानी पड़ेगी, लेकिन इसके लिए हमको ये ख्याल रखना पड़ेगा कि क्रॉस सब्सिडी जो हो रही है, अभी फ्रेट से जो कमाया जा रहा है उससे जो पैसेंजर्स को सब्सिडी देने वाली बात हो रही है, उसको हमको रैशनलाइज करना पड़ेगा। लेकिन हम देखते हैं कि प्राइस सेंसिटिव हमारे मुल्क में जैसे ही ये होता है, टिकट्स के मामले में जैसे ही कुछ बढ़ता है वो रिफ्लेक्ट करने लगता है। फिर दूसरा, गवर्नमेंट को ये ध्यान रखना होता है कि पॉपुलस और रैशनल मेजर्स में से कैसे बैलेंस बनाना पड़ेगा। तो क्या लॉजिस्टिक्स में एक बड़ा चैलेंज है? इसको समझने के लिए भी हम आगे चलेंगे। हमारे साथ सूरज पांडे जी, ये कितना व्यावहारिक है या कितना आदर्श है? ज़्यादा डिपेंडेंसी रेलवेज पर और रेलवेज में सब्सिडीज़ को इसको रैशनलाइज करना। जिस तरह से रेलवे बहुत कम समय में एक उत्पाद को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा सकती हैं, उस तरह से रोड ट्रांसपोर्ट अभी उतना इक्विप नहीं हुआ है उतनी जल्दी से सामान को पहुंचाने के लिए। और जो सोमानी साहब का दूसरा जस्ट इन टाइम वाला कॉन्सेप्ट है, जस्ट इन टाइम का भी कॉन्सेप्ट, अगर रेलवे से हम लॉजिस्टिक एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने की कोशिश करें तो जस्ट इन टाइम का भी कॉन्सेप्ट बहुत इफेक्टिवली किया जा सकता है। आपने मुझे मौका दिया तो मैं इस मौके का थोड़ा फायदा उठाते हुए एमएसएमई में एक सेक्टर जो गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट का सेक्टर है उसकी तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा। जैसे कि आज एमएसएमई को ईज ऑफ बिजनेस की जब बात करते हैं तो जिस सपोर्ट की जरूरत है वो सपोर्ट लोन का है, वो सपोर्ट लोअर कॉस्ट मनी का है, जिसमें लोअर इंटरेस्ट पे उसको पैसा मिल सके। वो सपोर्ट प्रोक्योरमेंट प्रेफरेंस देने का है। ये सारी पॉलिसीज एग्जिस्ट करती हैं एमएसएमई मिनिस्ट्री द्वारा, सारी मिनिस्ट्रीज को इंस्ट्रक्शन दिया गया इंक्लूडिंग रेलवेज। लेकिन कम्युनिकेशन गैप इतना है और सीरियसनेस ऑफ ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं इसका सीरियसनेस ग्राउंड लेवल पे काफी पुअर है, जिसको बहुत मजबूत करने की जरूरत है। आज रॉ मटेरियल, जैसे मान लीजिए कि मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा, हम ट्रेन की कोचेस बनाते हैं। स्टील हमें जो 2019 में रेलवे ने ऑर्डर दिया कोच बनाने के लिए, उसमें बहुत सारा मेटल का यूज होता है। 2019 दिसंबर में मान लीजिए जो उन्होंने ऑर्डर दिया और 2021 अप्रैल में स्टील की कॉस्ट 30%, 35%, 40% तक बढ़ गई। सिमिलरली ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ गई और बाकी बहुत सारी कॉस्ट बढ़ गई। रेलवे अब ये एमएसएमई तो पहले स्टेज में थी, इतने प्रॉफिट पे तो कोई काम नहीं करती है। बहुत लोअर लेवल पे जाके टेंडरिंग होता है, चूंकि वॉल्यूम ज्यादा होता है तो लोग बहुत कम मतलब कॉस्ट के ऊपर अपना टेंडर कोट करते हैं। सारा ऑनलाइन टेंडर है, बहुत अच्छा सिस्टम है। अब उस केस में रेलवे के पास जब एमएसएमई फर्म जाती है और कहती है कि साहब हमारा या तो हमारा रेट थोड़ा बढ़ा दीजिए क्योंकि हम बहुत स्ट्रेस में हम आपको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, या आप हमारा ऑर्डर कैंसिल कर दीजिए अगर आप हमको रेट नहीं बढ़ा सकते हैं। उस केस में रवैया, जैसा आपने कहा कि सोच बदलनी बहुत जरूरी है, वो रवैया इतना ढोलबोल तरीके का है कि वो अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने की बात आती है तो आपके ऊपर 10% की पेनाल्टी और लगा देंगे, आपको ब्लैकलिस्ट भी कर सकते हैं, आपको इतनी चीजें कर देंगे कि आपको लगेगा कि आप अपना चाहे जमीन बेच करके इनका लेकिन ऑर्डर पूरा कर दें। सजेशन क्या है आपका? सजेशन बड़ा सिंपल है। रेलवे में के अंदर या गवर्नमेंट एजेंसी के अंदर प्राइस वेरिएशन क्लॉज एप्लीकेबल होती है, रूल है, ऑलरेडी रूल एग्जिस्ट करता है, कुछ नया नहीं करना है। बस प्राइस वेरिएशन क्लॉज को एमएसएमई मिनिस्ट्री को, रेलवे को या बाकी जो शिपिंग कॉर्पोरेशन है उन सबको ये सजेशन देना चाहिए कि अगर रॉ मटेरियल कॉस्ट इतनी बढ़ गई है और आप रॉ मटेरियल कॉस्ट को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, स्टील की कॉस्ट को नहीं कंट्रोल कर पाते हैं, आप उनको प्राइस बढ़ा के दे दीजिए या आप उनका पीओ कैंसिल कर दीजिए, उनको पेनाल्टी तो कम से कम मत लगाइए। तो ये मुझे लगता है कि आज के जो हमारे दोनों सेशंस थे, ये एसएमई सेक्टर का जो मौजूदा स्वॉट एनालिसिस है, इससे बेहतर हमारे स्पीकर्स ने जो बताया है इससे बेहतर नहीं हो सकता।
अगर हमने स्ट्रेंथ की बात की है तो हमने वीकनेसेस भी आइडेंटिफाई की हैं, हमने अपॉर्चुनिटीज़ के संदर्भ में भी मंत्री महोदय से समझा कि क्या हैं, थ्रेट्स कहाँ कहाँ हैं ये भी हमने समझा। और आपने देखा ये दोनों ही सेशंस, वो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में हों या लॉजिस्टिक्स के संदर्भ में, ये दोनों ही बहुत एनलाइटनिंग रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि एसएमई सेक्टर्स में काम करने वाले जो लोग हैं, जो उद्यमी हैं, निश्चित रूप से ये कॉन्क्लेव उनके लिए और हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत फ्रूटफुल रहा होगा। बहुत धन्यवाद आप सबका।